पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। केटीजी के पोस्टुलेट्स मतलब जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो कुछ अपन बेसिक एजम्पशंस मानते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो पीवी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ भी कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। पीवी वर्सेस प्रेशर भी कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट आएगा। तो तुम्हें समझ गया, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, प्लस सी होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। सी की वैल्यू आप देखो, इंटरसेप्ट क्या है, 0, मतलब हमें स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगी। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय क्लास। कैसे सारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो आज अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के माइंड मैप्स देखने वाले हैं। आई होप अभी तक आप चैप्टर एक बार बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं एंड फॉर द रिवीजन पर्पस आप ये कर रहे हैं। ये जो मैंने माइंड मैप्स बनाए हैं, अगर आप देखेंगे तो बड़े चित्रकारिता के साथ सुंदर सुंदर सारी चीजें कर रखी हैं। PYQ की मैपिंग कर रखी है कि कौन से साल कौन कौन से कंसेप्ट पे सवाल आए हैं, किससे सवाल आए हैं, किससे नहीं आए हैं। तो जब आप एंड में रिवाइज कर रहे होंगे तो ये जो होगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मोस्ट यूजफुल पार्ट जो होगा आपके लिए नीट प्रिपरेशन में ये नोट्स ही होंगे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के। तो शुरू करते हैं दोस्त, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो चूंकि यहां पे कुछ बहुत सारे नए नए नोटेशंस अगर आने वाले हैं बात, तो बार बार उनको लिखूं, मैंने एक ही जगह लिख दिया, ठीक है। जैसे कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ द गैस। MW दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। स्मॉल m अगर कहीं है तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, उस गैस के एक छोटू से मॉलिक्यूल का जो मास है उसे स्मॉल m से लिखा है। स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल r को स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कहते हैं। स्मॉल k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। रो डेंसिटी ऑफ गैस को कहेंगे। स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। कैपिटल C, ध्यान रखना कैपिटल C और स्मॉल c दो अलग अलग शब्द यहां पे मैंने लिख रखे हैं। कैपिटल C मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्मॉल c मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास बोल दो या ग्राम, क्लियर है। अब अपन आते हैं जो कुछ कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल n, दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n अपॉन Na। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻³ लिखते हैं। फिर आता है कैपिटल R, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशन में कैपिटल G था, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट था, हर वक्त सेम रहता था, हर सिचुएशन में, हर केसेस में। ऐसे ही कैपिटल R भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होती है इन SI टर्म्स। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो ये होती है, एक जनरल यूनिट की बात करें तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है। कैलोरी एनर्जी के लिए ज्यादातर यूज्ड होती है, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब भी अपन एक इन जनरल कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहां पे तब अपन जो कैपिटल R की वैल्यू यूज करेंगे 8.31। लेकिन देख लेना कभी एनर्जी जो ऑप्शन है उसमें कैलोरीज में दे रखी है तो स्मॉल r की वैल्यू 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन यूज करिएगा, बिकॉज आप देख रहे हैं 2 कैलोरी ये जो वैल्यू है इससे कैलकुलेशन जो है बहुत सिंपल हो जाती है। स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन होता है, एक स्मॉल r होता है कैपिटल R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब स्मॉल r क्या है बच्चा पार्टी, जब यहां पे ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो उसमें एक बार स्मॉल r का जिक्र आएगा, तो मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और 1 लीटर जो वॉल्यूम होता है उसे अगर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब लिखते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं तो 10⁻³ लिखते हैं। यहां तक क्लियर है, नोटेशंस हो गए। फिर कुछ कॉमन जो जनरल फॉर्मुलेज हैं, जनरल कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यूज बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। केटीजी के पोस्टुलेट्स मतलब जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं
तो कुछ अपन बेसिक एजम्पशंस मानते हैं। तो उसमें पहला एजम्पशन क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। ठीक है, ये अपन मान रहे हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। क्यों? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस जो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल खुद ऑक्युपाई कर रहे होंगे। टेक्निकली अगर वॉल्यूम ऑफ गैस की अगर बच्चा पार्टी डेफिनेशन दूं तो टेक्निकल डेफिनेशन होती है द वॉल्यूम इन विच द गैसेस मॉलिक्यूल कैन डू रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल जितने वॉल्यूम में अपना रैंडम मोशन कर सकते हैं उसे वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। तो वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस, भले ही कितना भी छोटा एक मॉलिक्यूल है लेकिन हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल बैठ पड़े हुए हैं तो वो कुछ छोटा तिन्नू सा तो स्पेस लेंगे, उतना तिन्नू सा स्पेस माइनस करना पड़ता है। बट यहां पे हम एजम्पशन ले लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है, यहां प्रेशर देने का ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, ये बेसिक एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो हम पढ़ने वाले हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो जीरो होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होने से क्या फायदा होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में ना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना रिपेल कर रहे होते हैं और इसकी वजह से उनके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। आगे चल के हम इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस की बात करेंगे तो ध्यान रखना इस बात का कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होते हैं, मतलब जो एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। और इसी के बेसिस पे चैप्टर का नाम भी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमें इग्नोर करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी गैसेस सिस्टम के पास, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी। क्लियर है? ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे आइडेंटिकल है, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, सब एक जैसे हैं। एंड पॉइंट मास, सारे मॉलिक्यूल्स हैं आइडेंटिकल हैं और पॉइंट मास है, इतने पॉइंट मास है कि उनके वॉल्यूम को हम इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर होते हैं। अब वजह क्लियर है तो ठीक, नहीं क्लियर है तो एजम्पशन ये पता होना चाहिए कि जब भी वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करेगा तो हम डायरेक्ट बताएंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्लियर है? जो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं गैसेस सिस्टम में, उनकी जो स्पीड होती है मॉलिक्यूल की, जीरो से लेके इंफिनिटी के बीच की सारी पॉसिबल स्पीड होती है। ये एक एजम्पशन है। अब बोलो कि सर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गई तो स्केप ही कर जाएगा, रहेगा क्यों? हटा, क्या मैंने बताया, पोस्टुलेट मतलब एजम्पशन। हम एजम्पशन मान रहे हैं तो हम ये भी मानेंगे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो रैंडम मोशन कर रहे हैं उनकी स्पीड, हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं तो किसी की स्पीड जीरो भी होगी और किसी की इनफाइनाइट भी होगी, और जीरो से इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी वैल्यू है हर स्पीड का कोई ना कोई मॉलिक्यूल वहां पे उस गैसेस सिस्टम में अवेलेबल होगा। ठीक है? नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल, ये तो लिख ही दिया। आई होप ये बेसिक पोस्टुलेट या बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, ये आपने क्लियर हो गए होंगे। इन एजम्पशंस को मानते हुए अपन आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। अपने फिजिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन ही है, रियल गैस इक्वेशन नहीं है सिलेबस का। क्या कहती है, PV is equals to nRT, where P is pressure, V is volume, small n is number of moles, capital R is universal gas constant and T is temperature. All the unit must be in SI system आप यूज करेंगे। टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। सिर्फ गलती आप यही करते हो कि टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में यूज कर लेते हो, ध्यान रखना केल्विन में ही यूज करोगे। अब इसी को पूरे को PV = को अगर मास से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि कई बार सवाल डेंसिटी के टर्म को लेके पूछे जाते हैं। तो P/ρ = RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट = स्मॉल kT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन kT/m। तो P/ρ = RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान रखिएगा डेंसिटी को लेके कई बार सवाल पूछे जाते हैं। नीट 2020, 2015, 2018, 2016, 2014 डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं सिंपली प्योर इक्वेशन पे। इन इक्वेशन में PV = nRT में से कोई 4 टर्म दे रखे हैं, सिर्फ एक टर्म पूछ दिया। सिंपल प्लेन आपको क्या करना है, इक्वेशन लेनी है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना।
कुछ क्वेश्चंस तो और भी इजी थे, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन वाले थे कि भाई बताओ प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा, इस तरीके की चीजें थी। तो बहुत सिंपल, मतलब जो सबसे सिंपल सोच सकते हो वैसे सवाल आते हैं। ये दो इक्वेशन से PV=nRT ओरिजिनल फॉर्म है। डेंसिटी के टर्म में इक्वेशन ध्यान रखनी, बिकॉज ज्यादातर सवाल डेंसिटी से रिलेटेड पूछे गए। तो P/ρ=RT/मॉलिक्यूलर वेट =KT/m लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये एक लाइन मैंने पॉइंट लिख दिया है, वो ध्यान रखेंगे बिकॉज स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जा सकता है इन असर्शन एंड रीजन। क्या? एट हाई टेम्परेचर, ध्यान रखना है इस बात को, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल। कोई एक रियल गैस है, उसको आइडियल बिहेवियर की तरफ अगर ले जाना है तो उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, प्रेशर लो कर दो, डेंसिटी लो कर दो। अगर डेंसिटी लो होगी, प्रेशर लो हो गया और टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है? तो एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल। ये बात मैंने पॉइंट वाइज लिख दी, ध्यान रखेगा। आई होप ये फर्स्ट स्लाइड क्लियर होगी। अब देखिए कितनी सारी डिटेल आपको सुंदर सुंदर नोट्स के फॉर्म में एक ही पेज में मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ गैस के लॉस पे। तो बेसिक अगर बात करें तो ये 3 फंडामेंटल लॉस के बारे में बात करिए। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेलुसेक लॉ। ठीक है? बॉयल्स लॉ कब लगाएंगे बच्चा पार्टी? बॉयल्स लॉ कब लगाएंगे बच्चा पार्टी? जब कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा हो तब बॉयल्स लॉ लगाएंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाता है। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे उस सिस्टम का तो वॉल्यूम घटेगा, या प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आप P1 V1 दो अगर डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करना है तो P1 V1 P2 V2 इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अब बेस्ड अपॉन दैट जो ग्राफ बनते हैं बॉयल्स लॉ में, भाई प्रेशर वॉल्यूम कर्व अगर मैं बात करता हूं तो एक तो हाइपरबोलिक बनता है। ये हाइपरबोलिक कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, सवाल अगर आएगा तो इसी कर्व पे आएगा। बाकी तो देखो स्ट्रेट लाइन कर्व है, बहुत सिंपल है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो पीवी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ भी कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। पीवी वर्सेस प्रेशर भी कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट आएगा। पी इंटू 1/P और 1/V का ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसको टेम्परेचर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट। कैसे बनते हैं ये ग्राफ? ये सर बस थोड़ा सा अगर आप हमें प्रकाश डाल दें तो बहुत हमारा भला हो जाएगा। तो सिंपली बच्चा पार्टी मैं तुम्हें बता दूं, ग्राफ की थ्योरी पूरी जो तुम्हें बिल्कुल सबसे ज्यादा दुखी करती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो आपका चैप्टर है क्या कहते हैं, कौन सा चैप्टर है? थर्मोडायनेमिक्स। तो इनके जो ग्राफ्स हैं वो आपको काफी दुखी करते हैं मुझे लगता है, बट ग्राफ देखेंगे बहुत सिंपल होते हैं। मैं बता देता हूं, देखो बच्चा पार्टी, ग्राफ जो होंगे वो बनाओगे तुम्हारे पास इक्वेशन से ही, और तुम्हारे पास इस पूरे चैप्टर में एक ही इक्वेशन है, दैट इज PV=nRT। मतलब कोई भी अगर ग्राफ बनाते हो तो इसी इक्वेशन से बन सकता। अब देखो बच्चा पार्टी कितने डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्राफ तुम्हारे लिए पॉसिबल हैं। मैं 2 मिनट में तुम्हारा ग्राफ पूरा चैप्टर का डिटेल में खत्म कर सकता हूं। भाई प्रेशर वॉल्यूम कर्व बना सकते हो। भाई प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एन और आर तो कांस्टेंट ही रहेंगे, तो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को वैरी करा के 3 डिफरेंट तरीके के ही ग्राफ बन सकते हैं, चौथा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? तो पहला हो गया आपका प्रेशर वॉल्यूम, दूसरा हो गया बच्चा पार्टी टेम्परेचर वॉल्यूम। मैं सारी बातें तुम्हें यहां पे ग्राफ के लिए बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे मुझे सिर्फ। और थर्ड जो आ गया आपके पास प्रेशर वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर वॉल्यूम हो गया, प्रेशर टेम्परेचर। सोच के देखो, इनके अलावा कोई चौथा रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ्स में इन 3 टर्म के साथ अलावा कोई चौथा पॉसिबल ही नहीं है।
कौन कौन सा? पहला प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम। ध्यान रखना बच्चा पार्टी, प्रेशर वॉल्यूम की सारी बातें मैं यहां पे कर दे रहा हूं, फिर दूसरी बातें कर देंगे अपन। देखो बच्चा पार्टी, प्रेशर वॉल्यूम में अगर बात करा, देखो प्रेशर और वॉल्यूम तो दे रखा है, क्या चीज मिसिंग है? मतलब टेम्परेचर मिसिंग है। जो भी चीज पूछेगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के लिए ही पूछ सकता है, और तो कुछ पूछ नहीं सकता। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज नहीं गिवन होती है तो आप उसके कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइंस बनाओगे। तो प्रेशर वॉल्यूम पे कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखेंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो P इंटू वी कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा। और इनवर्स रिलेशन के ग्राफ को क्या आप हाइपरबोला बोलते हो भारत में? तो ये जो ग्राफ आएंगे, ये जो ग्राफ आएंगे बच्चा पार्टी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। बस इसमें अब आपकी की पॉइंट क्या है इस ग्राफ को लेके, जो समझने वाली बात है कि अगर बच्चा पार्टी मैं दो डिफरेंट ग्राफ बना दूं, दो क्यों बच्चा पार्टी, बारात में आए हैं अपन लोग, तीन डिफरेंट ग्राफ। ये टेम्परेचर T1 पे, ये T2 पे, और थर्ड ये T3 पे। अगर मेरे को कांस्टेंट टेम्परेचर रिप्रेजेंट करना है, इस ग्राफ में अपन ने क्या शो किया है? T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो ग्राफ आएंगे कुछ ऐसे आएंगे, इनको अपन आइसोथर्म कहते हैं। मतलब इस पूरे कर्व पे टेम्परेचर T1 रहेगा, ग्रीन वाले पे T2 रहेगा एंड ब्लू वाले पे T3 रहेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर इस तरीके से जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब आप कह सकते हैं T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो सिंपली दो आइसोथर्म दे देगा, दो कर्व दे देगा, एक ऊपर एक नीचे, पूछ देगा किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम। तुम्हें सिंपल लॉजिक लगाना है, जो कर्व ऊपर की तरफ है उसका टेम्परेचर ज्यादा, जो नीचे है उसका टेम्परेचर कम। क्लियर है? तो प्रेशर वॉल्यूम में टेम्परेचर की बात तो अपन ने खत्म कर दी। अब प्रेशर वॉल्यूम में किसकी बातें कर सकता है? कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट प्रेशर की। जरा देख के और सोच के बताना, कांस्टेंट प्रेशर का कर्व बनाना क्या बहुत सिंपल बात है। बिकॉज P अगर एक एक्सिस पे दे रखा है तो उस एक्सिस के मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दोगे। क्योंकि ये एक्सिस प्रेशर वाली थी तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। हर चीज जो पूछी जा सकती है आपसे प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे, क्या पूछा जा सकता है? वॉल्यूम कांस्टेंट बताओ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो वॉल्यूम कांस्टेंट को अगर बच्चा पार्टी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वॉल्यूम अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसके ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन क्या है बच्चा पार्टी? कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट प्रेशर को। और ये क्या कर रही है? कांस्टेंट। तो बेसिकली पीवी में देखो, ये तो इन पे तो कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं भाई। कांस्टेंट प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो बन सकता था टेम्परेचर में बन सकता था। एकमात्र सवाल बन सकता है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो ज्यादा ऊपर उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व मैंने डिटेल में खत्म कर दिया, इसके अलावा सवाल बनता ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व पे क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। तो तीन चार ग्राफ बना लेता हूं। टेम्परेचर वॉल्यूम बना लो। छह कर्व बना देते, सारी चीजें देखो, देखने में लग रहा होगा बहुत समय लगेगा, देखो लेकिन कद्दू कैसे कम समय में खत्म हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व की बात करूं तो टेम्परेचर वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा कलाकारी करेगा, तो टेम्परेचर वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम टेम्परेचर कर देगा। इससे ज्यादा तो औकात है नहीं उसकी कुछ करने की। खत्म हो गया। टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम। ठीक है,
सारी ग्राफ बता देते। तो टेम्परेचर वॉल्यूम की बात है तो सबसे पहली बात किसकी कर सकता है, प्रेशर की बात करेगा। बिकॉज अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कर्व है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम तो डायरेक्टली ग्राफ से दे ही रखा है, जो चीज क्वेश्चन में ही दे रखी है वो तो पूछेगा नहीं। मिसिंग क्या है यहाँ पे, प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में ही पूछेगा, ये बात तो 100% सर्टन है। ये ग्राफ तो हमने जानबूझ के एक्स्ट्रा में बना रखे हैं। टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व में अगर ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ प्रेशर पे ही पूछेगा, बिकॉज टेम्परेचर वॉल्यूम तो ग्राफ के माध्यम से दे ही दिया है उसने। क्लियर है। तो अब प्रेशर के बारे में कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, सिंपली आप क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन लिख लेंगे। कौन सी, एक ही इक्वेशन पता है पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, PV = nRT। किसके बारे में, टेम्परेचर वॉल्यूम तो कर्व में दे ही रखा है, क्या चीज मिसिंग है यहां पे, प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में पूछेगा। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं, T और V। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू P/NR, NR को नीचे उतार दिया, इंटू V। Y इज इक्वल टू MX से कंपेयर कर लो। ध्यान रखना है आपको क्या करना है, जो चीज Y एक्सिस पे है वो इक्वालिटी के LHS साइड पे होगी, Y इज इक्वल टू MX में। जो चीज Y एक्सिस पे, यहां पे टेम्परेचर था तो इधर रख दिया टेम्परेचर। तो आपने जब स्लोप कंपेयर करोगे तो क्या P/NR है। तो इन सारे कर्व के लिए, इन सारे कर्व के लिए क्या स्लोप इज इक्वल टू P/NR है। मतलब इन सारे कर्व के लिए, ये मैं हटा ही दे रहा, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। सिंपली अगर टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व होगा तो स्लोप किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। क्लियर है। क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन दे ही रखा है तो टेम्परेचर वॉल्यूम तो ग्राफ से देख के डायरेक्टली बता दोगे, जो चीज मिसिंग है वो है प्रेशर। प्रेशर के बारे में पूछेगा तो तुम्हें समझ गया, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, प्लस सी होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। सी की वैल्यू आप देखो, इंटरसेप्ट क्या है, 0, मतलब हमें स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगी। प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्लियर है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चा पार्टी, अगर वो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वो कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपली क्लियर है। टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व पे है तो इसका क्या बच्चा पार्टी, जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखो सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आपको दो स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं, आपको क्या करेगा एग्जाम में, तो दो स्ट्रेट लाइन दे देगा। दोनों स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो दोनों क्या बता रहे होंगे, कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही होंगी। लेट्स से ये किसी प्रेशर P1 पे है, ये किसी प्रेशर P2 पे, तुमसे पूछ देगा कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 ज्यादा है या P2, तो तुम डायरेक्टली चेक करोगे। अच्छा टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व है, तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। PV = nRT देखा, टेम्परेचर y एक्सिस पे था, y की जगह T लिख दिया, तो P/NR अपने आप y = mx में स्लोप की वैल्यू तो हो जाएगा P/। स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। P1 और P2 दोनों स्ट्रेट लाइन में स्लोप किसका ज्यादा है, आप कहोगे सर P1 का ज्यादा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, सिंस इसका स्लोप ज्यादा है, इस लाइन का स्लोप ज्यादा है P2 से, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि P1 > P2। कंफर्टेबल हो गए। अब यही खेला ये किसमें कर सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व के साथ कर सकते हैं। तो वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व के साथ अगर करेंगे तो देखो y एक्सिस पे अब क्या आ गया, वॉल्यूम। तो अपन की जो इक्वेशन थी PV = nRT, इसको देखो, तो y एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अब LHS में रहेगा, बाकी सारी चीज RHS में भेज दो। किसके साथ बनाना है, टेम्परेचर के साथ बनाना है, तो N × R पहले से था, यहां पे जो प्रेशर था उसे नीचे भेज दिया × T। तो देखो y एक्सिस पे वॉल्यूम था, y लिख दिया, x एक्सिस पे टेम्परेचर है, यहां x लिख दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या, स्लोप हो गया। तो यहां पे m देखेंगे इनवर्सली, m किसके बराबर आ रहा है, NR/P। m क्या आ रहा है, NR/P।
तो हमें पता चल गया कि भाई साहब यहां पे इस केस में स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ जाएगा। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व में टीवी कर्व दे रखा है तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, और अगर वही वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व दे रखा है तो इनवर्सली होता है। अब अगेन वही सेम सवाल आ जाएंगे, सेम तरीके की बातें हो जाती हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वो क्या होगी बच्चा पार्टी, एक कांस्टेंट प्रेशर के कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सवाल आएगा तो कंपैरिजन बेस्ड ही सवाल आएगा कि किसका प्रेशर ज्यादा है किसका कम है। मान लो दो स्ट्रेट लाइन दे दी आपको, ठीक है, ये किसी कांस्टेंट, अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वो कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये किसी कांस्टेंट प्रेशर P1 पे, यहां P2 पे, तुम देखोगे कर्व कैसा है, वॉल्यूम टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए ये VT कर्व के लिए, और ये पूरा जो पढ़ा ये किसके लिए पढ़ा, टीवी कर्व के लिए। टेम्परेचर वॉल्यूम में ये स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, और वॉल्यूम टेम्परेचर में स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। इनवर्सली मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो यहां पे देखेंगे ये लाइन 1 है, उसका स्लोप क्या है बच्चा पार्टी, ज्यादा है। यहां स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है। हालांकि ये डिटेल में मैं जा रहा हूं, माइंड मैप्स से थोड़ा भटक रहे हैं अपन, लेकिन ठीक है, आज का सेशन थोड़ा छोटा था तो मैंने सोचा ग्राफ्स इंक्लूड कर ही दूं, बिकॉज इस सवाल चैप्टर से जो ट्रिकी सवाल आते हैं, जो बच्चों से गलत करते हैं, वो ग्राफ्स पे करते हैं। अब लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर पे बात कर लेते हैं, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर कर्व। अच्छा बच्चा पार्टी, अब एक बात बताओ, अगर प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ में ही दे दिया तो क्या चीज मिसिंग है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में ही पूछेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो दो तरीके की ग्राफ बन सकते हैं वॉल्यूम के ऊपर। प्रेशर टेम्परेचर कर्व है तो ये प्रेशर और यहां टेम्परेचर पूछ देगा, या वाई एक्सिस पे टेम्परेचर पूछ देगा और यहां पे प्रेशर पूछ देगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, हाँ या ना, क्लियर है। तो दोनों के केस में दो दो सवाल मैं तुम्हें करा दे रहा, इसके अलावा सवाल बनता नहीं है तो तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा। भाई पीटी कर्व पूछ देगा या टीपी कर्व पूछ देगा। अगेन मैंने बताया, कभी भी ग्राफ बनाओगे तो इक्वेशन से बनाओगे, और पूरी अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सिर्फ एक ही इक्वेशन है। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन फॉलो हो रही होगी यहाँ पे तो बच्चा पार्टी वो यही हो रही होगी। ये बात क्लियर हुई। और अगर ये इक्वेशन फॉलो हो रही होगी तो हमें मालूम है स्ट्रेट लाइन y = mx + c ही की बातें करने वाले होंगे। प्रेशर टेम्परेचर तो गिवन है, अब की बार किसके बारे में बात करनी है, वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर पीटी कर्व की बात करता हूं पहले, तो देखो वाई एक्सिस पे प्रेशर है तो हमें यहां पे प्रेशर लिखना है, बाकी सारी चीजें एक्स एक्सिस के साइड। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है तो अब की बार टेम्परेचर ऐसे लिख देंगे, एन आर, बचा कौन, वी, तो इधर भेज देंगे। तो P = NR/V × T हो गया। तो क्या y = mx + c से इक्वेट करोगे तो इंटरसेप्ट 0 और स्लोप की वैल्यू NR/V हो गई, मतलब स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। क्लियर है दोस्त। तो इस कर्व पे जो स्ट्रेट लाइन पासिंग, ये ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से पास करना जरूरी है। अगर वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अपना कर्व होगा। तो लेट्स से ये ओरिजिन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट के कर्व को। सवाल कैसे आएंगे, कंपैरिजन, कि भाई दो कर्व दे दिए, ये किसी कांस्टेंट वॉल्यूम V1 पे, ये V2 पे, पूछ देगा बताओ V1 बड़ा या V2 बड़ा। तुम देखोगे बच्चा पार्टी प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, प्रेशर टेम्परेचर कर्व पे आपने चेक किया था
कि स्लोप जो आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। ग्राफ को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है इस ग्राफ में भाई फर्स्ट वाले का स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम होता है, मतलब स्लोप वाले फर्स्ट वाले का वॉल्यूम कम होगा। कंफर्टेबल है? क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली टेम्परेचर प्रेशर कर्व हो सकता है। देखो मैं कुछ भी याद करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक ये इक्वेशन याद रखो, PV = nRT। अब हमें y एक्सिस पे क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है। तो y एक्सिस में इस साइड अपन ने क्या रख दिया? टेम्परेचर। x एक्सिस पे क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है। तो यहां क्या लिख दिया? P। अब T और P बीच में कुछ आएगा तो T = PV = nRT था। तो nr को क्या इधर भेज सकता हूं? प्रेशर लिखा है तो क्या V/nr लिख सकता हूं? अगर y = mx + c से इक्वेट करोगे तो समझ में आएगा इंटरसेप्ट तो 0 है और ये स्लोप किसके बराबर है? V/nr। यहां से स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो अगेन बच्चा पार्टी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? कर्व्स। कोई भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान रखना मेरे शब्दों के और लिख भी लो अपने कॉपी में, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी तभी वो कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। प्रेशर टेम्परेचर दे ही रखा है तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है वॉल्यूम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। सवाल कैसा पूछ सकता है? कंपैरिजन वाले, दो तरीके के कर्व दे देगा। अब अगेन वही सेम सवाल है, बताओ वॉल्यूम V1 V2 में कौन बड़ा कौन छोटा? तुम स्लोप तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि V1 का स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप के लिए तो डायरेक्टली बोल सकते हो M1 > M2। स्लोप और वॉल्यूम में रिलेशन देखा निकाला, क्या आ रखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, तो V1 > V2 यहां से आ जाएगा। तो यही कुछ सवाल बनते हैं आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, इससे ज्यादा कुछ सवाल बनते नहीं है। सारे ग्राफ्स मैंने बता दिए जो तुम्हें लगता है कि भाई काइनेटिक थ्योरी में क्या ही ग्राफ का तमाशा है। कुछ सवाल पूछ दिए, जरा सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा कि जो पढ़ा है समझ में आया है कि नहीं आया है। फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पीवी डायग्राम। ये प्रेशर वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है सवाल किस पे पूछेगा? टेम्परेचर पे पूछेगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम तो ग्राफ में ही दे दिया। दो इस तरीके के हाइपरबोला बने हैं। क्या आप तुम कंफर्टेबली बता सकते हो T1 भी एक आइसोथर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व है, T2 भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व है? क्या लॉजिक बताया था, की पॉइंट बताया था? जो ज्यादा ऊपर है उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा है। तो इन ग्राफ को डायरेक्टली देख के तुम बोल सकते हो क्या T2 > T1 है? अब ऑप्शन पूछ लो, क्या देख लो क्या पड़ा है। करेक्ट को रिलेशन पूछा है, तो ज्यादा ऊपर है वो ऊपर ज्यादा बड़ा है, तो T2 > T1। की पॉइंट से डायरेक्टली हो रहे हैं सवाल, हर तरीके का मैंने सवाल इंडिकेट कर रखा है। VT डायग्राम दे रखा है, VT डायग्राम दे रखा है, प्रेशर के बारे में पूछा होगा। जब वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व दे रखा है तो पूछ किससे सकता है? प्रेशर। देखो ऑप्शन देख लो। अब कैसे करोगे? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज याद होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। क्लियर है दोस्त? वॉल्यूम जो y एक्सिस पे है वो यहां रख दो, x एक्सिस पे टेम्परेचर है वो लिख दो, जो बच गया nr और p बच गया, nr यहीं पे था, p को इधर भेज दिया। तो क्या स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा? सॉरी, स्लोप जो होगा वो nr/p हो गया। y = mx से अगर कंपेयर करोगे तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ गया। अब इन दोनों ग्राफ में P1 P2 है, अगर इसका स्लोप मैं M2 बोल दूं और इसका M1 बोल दूं तो जो ऊपर उसका स्लोप ज्यादा, तो मैं बोल दूंगा M2 > M1। जिसका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, मतलब P2 जो होगा वो कम होगा P1 से। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। P1 > P2 क्या हलवा होते हैं ग्राफ वाले सवाल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। समझो बच्चा पार्टी, अगर प्रेशर टेम्परेचर कर्व दे ही दिया है तो पूछेगा किसके? प्रेशर टेम्परेचर कर्व दे रखा, मतलब जो हिडन बात है वो वॉल्यूम हो गई, तो वॉल्यूम के बारे में पूछ देगा। कैसे करोगे सवाल? सिंपली
वही एक ही इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो ध्यान होनी चाहिए। प्रेशर वाई एक्सिस पे है तो इसे यहाँ पे एलएचएस में लिख देंगे, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है तो यहाँ रख देंगे। अब बची हुई कहानी देखेंगे, प्रेशर टेम्परेचर लिख एन आर और वी, तो क्या एन आर बाई वी हो जाएगा। फिर अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे तो स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एन आर बाई वी के बराबर आ जाएगी। अगेन देख रहे हो इस केस में स्लोप किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। दो कर्व दे रखे थे, क्या इसका स्लोप डायरेक्टली कंपेयर, अगर इसका स्लोप m2 बोल दूं, इसको m1, जो ऊपर है उसका स्लोप सिंपली ज्यादा है तो m2 ग्रेटर देन m1 हो गया। वॉल्यूम पे कमेंट करने को बोला गया है तो सिंपली जिसका स्लोप ज्यादा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। m2 का स्लोप ज्यादा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो v1 v2 दो कर्व कर रहे थे जिसमें v1 बड़ा है v2 से, v1 बड़ा है v2 से। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। आई होप यहां तक कंफर्टेबल हो गए, और यहां तक कंफर्टेबल मतलब आप पूरे के पूरे ग्राफ से कंफर्टेबल हो चुके हैं। वापस से आ जाते हैं, तो बॉयल्स लॉ कब लगाते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लगाते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P1 V1 P2 V2 के बराबर होता है। ये कर्व होते हैं, मैंने बता दिया प्रेशर वॉल्यूम में जो ये वाला कर्व है हाइपरबोलिक आता है कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को लेके ही बातें पूछेंगे और कुछ पूछी नहीं जा सकती, बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम तो गिवन ही होगा। अब मैं बात करता हूं चार्ल्स लॉ, इस पे सवाल आया है 2013 में डायरेक्टली। क्या कहता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन लगा सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ग्राफ्स की बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन वाले तो छोड़ दो, ये वाले कर्व क्या है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखो यहाँ पे लिखा है अगर वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व होगा, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू होरिजन होगी तो कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी, और उस केस में जो स्लोप होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। वही वॉल्यूम टेम्परेचर की जगह अगर टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व आ जाता है तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। ये सारी चीजें ग्राफ में अभी अभी पढ़ाई दी, की पॉइंट छोड़ो पढ़ा दी। अब बात करते हैं गेल-ल्यूसेक लॉ की। गेल-ल्यूसेक लॉ कब लगाते हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट गिवन। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाता है। कैसे हो जाता है, कुछ नहीं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट ये तो कांस्टेंट था ही, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपने वॉल्यूम और कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट करते ही प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है मतलब P1 अपॉन P2 T1 अपॉन T2 के बराबर होगा, या P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 भी लिख सकते हो। ग्राफ्स की बात कर लेते हैं तो इस तरीके के चार ग्राफ बनते हैं। प्रेशर अपॉन P बाई T बाई P बाई T तो कांस्टेंट है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P बाई T कांस्टेंट रहेगा तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है, P बाई T कांस्टेंट इसलिए हॉरिजॉन्टल प्रेशर। अब जो सवाल बनता है ऑब्वियसली बात है प्रेशर टेम्परेचर कर्व या टेम्परेचर प्रेशर कर्व को लेके बन सकता है, मैंने बता ही दिया। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो प्रेशर टेम्परेचर कर्व पे अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका स्लोप डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। वहीं टेम्परेचर प्रेशर कर्व पे स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता है। कैसे आ जाता है ये अभी डिटेल में अभी अभी जस्ट सीखा, उसको कीवर्ड्स में की पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिखा भी दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 1991 में इस पे सवाल पूछा गया था लास्ट टाइम। तो ये क्या कहता है, मान लो कोई कंटेनर है जिसमें नॉन मिक्सिंग गैस लगी है। कैसी, नॉन मिक्सिंग मतलब मिक्स नहीं होती एक दूसरे, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर का वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंट्रीब्यूशन। मतलब जितनी भी गैसेस हैं, मान लो 5 गैसेस हैं तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मतलब पांचों गैसेस का जो प्रोसेस होगा उस फिक्स कंटेनर में सभी का ऐड कर दोगे तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है, कंटेनर वॉल्यूम जो है वो फिक्स मान रहे हैं, उसी सेम ही कंटेनर में 5 गैस घुसा दे रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। तो मैक्सवेल ने क्या बताया बच्चा पार्टी, कि जो कोई भी गैसेस सिस्टम होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और उनकी स्पीड जो होती है मॉलिक्यूल्स की 0 से इनफाइनाइट के बीच में सारी वैल्यू पॉसिबल होती है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल आपको रेस्ट पे भी मिल जाएंगे 0 स्पीड पे, और कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड अपन इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास स्पीड होती है जिसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, VMP,
V मोस्ट प्रोबेबल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होती है उसे VMP कहते हैं। VMP जो है, अगर लोअर टेम्परेचर से T1, T2, T3 तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूं जहां पे आप देखेंगे T3 सबसे बड़ा है, सबसे ये वाला, फिर T2 है और फिर सबसे छोटा टेम्परेचर T1 है। T1 जो कर्व है वो सबसे छोटा है। तो जब आप टेम्परेचर लो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखो V भी कम हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में है वो ज्यादा होते हैं। इस एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे नंबर जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उनकी तादाद ज्यादा होती है लोअर स्पीड पे। स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कम हो जाती है। देखो ये ग्राफ थोड़ा फ्लैट हो गया, लेकिन हाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ती है। T3 देखो सबसे बड़ा टेम्परेचर T3 है, हरा वाला कर्व, इस पे VMP देखो एक्स एक्सिस में सबसे आगे आ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो घटती है। यहां देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास VMP है वो सबसे ज्यादा, ग्रीन वाला ऑरेंज वाला ग्राफ सबसे ऊपर है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास VMP है उनकी तादाद, उनकी जनसंख्या थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर है? तो ये आपका मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। ये बात बस ध्यान रखनी है इसमें मेजरली कि जो मॉलिक्यूल के पास स्पीड होती है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सेकंड थिंग इज, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जनसंख्या ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनके पास VMP है वो ओवरऑल घटेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल इसी कंसेप्ट से आए हैं, डिफरेंट स्पीड ऑफ गैस। उसमें भी जो सबसे ज्यादा सवाल आए हैं वो RMS स्पीड की बातें करी गई हैं। 1990 में, 2016 में, 23 में, 21 में, 18 में सवाल पूछे गए हैं। तो सवाल समझना बच्चा पार्टी, अगर एवरेज वेलोसिटी शब्द समझ पकड़ना, अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ दे तो क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स कैसा कर रहे हैं, रैंडम मोशन एक पोजेस कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। RMS स्पीड अगर पूछ दी तो उसका फॉर्मूला आता है √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 3p बाय रो इज इक्वल टू 3 टाइम्स kT बाय स्मॉल m। स्मॉल m क्या था, एक मॉलिक्यूल का मास। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आंसर आएंगे, कुछ सीखने वाली बात नहीं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। V मीन स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड की बात करेंगे तो √8p बाय पाई रो होता है इज इक्वल टू √8 RT अपॉन पाई टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो √8 kT बाय पाई टाइम्स स्मॉल m हो जाता है। उसके बाद आता है VMP जो अभी पढ़ी, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है √2p बाय रो इज इक्वल टू √2 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 kT बाय स्मॉल m। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टाइम पे आप हमेशा अगर देखेंगे गैसेस सिस्टम के लिए तो सबसे बड़ी VRMS मिलती है, फिर V मीन मिलती है, फिर VMP मिलती है। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं हो सकती, फॉर्मूले ध्यान रखिए, आंसर पाइए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट क्या है, सिंपली नंबर ऑफ वेज इन विच, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल कितने अलग अलग तरीके से मोशन कर सकता है। जितने अलग अलग तरीके से वो मोशन कर सकता है उतने अलग अलग तरीके से वो काइनेटिक एनर्जी पजेस कर सकता है। अब डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड सवाल आते हैं इसमें, तो कैसी बातें होंगी बच्चा पार्टी कि गैस कैसी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस। तो तीन तरीके की गैस देखने को मिलेगी, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक लीनियर एंड ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। ईमानदारी से बताऊं तो ट्राइएटॉमिक लीनियर और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का ना आज तक कोई सवाल आया, ना मैंने मॉड्यूल में कुछ खास देखे हैं। मतलब जब भी बात होगी तो मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैसेस के लिए ही बात होगी और लो टेम्परेचर पे ही बात होगी। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF इज शॉर्ट फॉर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है। ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए भी 5 होती है और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6 होती है। मैंने पॉइंट लिख दिया, अगर एजर्शन रीजन में आ जाए, न्यूमेरिकल में तो नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, एजर्शन रीजन में जरूर कलाकारी करके पूछ सकते हैं, तो बता देना। एट हाइयर टेम्परेचर क्या होता है, डायटॉमिक के पास एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है 2।
तो एट हायर टेम्परेचर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 से बढ़ के 7 हो जाती है। एट हायर टेम्परेचर डायटोमिक गैस हैज 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल ऐड हो जाती है। जैसे मोनोटॉमिक की 3 कैसी थी बच्चा पार्टी? तीनों कैसी थी? लीनियर थी, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी। डायटोमिक में 3 तो ट्रांसलेशनल के करस्पॉन्डिंग थी, 2 रोटेशन के करस्पॉन्डिंग थी। हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर है? अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैक्सवेल का दिया हुआ है, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, जिन्होंने ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग उसके पास जो एनर्जी होती है हाफ kT होती है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास टोटल एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास कितनी होगी? f/2 kT। लेकिन वहीं अगर मैं टोटल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के टोटल। गैसेस मॉलिक्यूल के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है। क्यों? ये बात अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होते हैं। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो है मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, मतलब उस गैस के पास जो भी टोटल एनर्जी होगी जिसे हम इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बराबर होती है। उसका फॉर्मूला आ जाता है n इंटू f/2 इंटू RT। ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। n नंबर ऑफ मोल्स है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R रियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। इसी फॉर्मूले को अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो f/2 PV हो जाता है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाता है। इस रिलेशन पर भी डायरेक्टली कई बार सवाल पूछे गए हैं कि टेम्परेचर को डबल ट्रिपल कर देगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अबे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। टेम्परेचर 3 टाइम्स करोगे काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स हो जाएगी। टेम्परेचर को हाफ करोगे काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। आई होप यहां तक सारी बातें आप सभी लोग को क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 2009 में, 2013 में, 16 में, 1990 में, 2015 में, 2013 में और भी सालों में पूछा गया था। चूंकि मेरे पास स्पेस कम था तो लिख नहीं पाया, लेकिन हाँ अब समझ जाओ कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे सवाल आते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल, ये अंडरलाइन करना इसलिए येलो कलर से अलग से लिखा है, ऑफ यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री। ठीक है, कोई गैस का सैंपल दे रखा है, उसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसे स्पेसिफिक मोलर हीट कहते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। यूनिट होती है कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर मोल पर केल्विन। यहां तक क्लियर है? कैपिटल C और स्मॉल c में क्या रिलेशन होता है? स्मॉल c क्या होता है बच्चा पार्टी? मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी बता देता हूं। मास स्पेसिफिक, देखो ये तो मोलर हो गई, पर मोल। पर मोल की जगह अगर पर यूनिट मास कर दे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसे मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, और यूनिट मोल का अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जो मास स्पेसिफिक होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट स्मॉल c से। ये क्या लिखा है स्मॉल c, वो क्या लिखा है कैपिटल C। क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा Q, जैसे यहां पे डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। पर मोल निकालना था तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया, पर यूनिट मास निकालना है तो मास से डिवाइड करोगे, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा। यूनिट की बात कर लेंगे तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? स्मॉल cp माइनस स्मॉल cv किसके बराबर होता है? r, स्मॉल r के बराबर होता है। स्मॉल r क्या होता है? कैपिटल R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो नोटेशन या कांस्टेंट बताए थे पहले पेज पे, वहां पे स्मॉल r लिखा है। अभी तक क्या लिखा था? कैपिटल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो स्मॉल cp माइनस स्मॉल cv इज इक्वल टू r अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो कैपिटल C और स्मॉल c में क्या रिलेशन? ये स्मॉल c और कैपिटल C में क्या रिलेशन होता है? कैपिटल C होता है स्मॉल c को अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल c को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपिटल C आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? CV ऑफ गैस कैसे डिफाइन करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन किया जाता है, F/2 R होता है।
सीपी की बात करेंगे तो f/2 + 1 होता है। अगर मोनोटॉमिक है डिग्री f की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, डायटॉमिक है तो डिग्री की f की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। f की वैल्यू यहां पे मैंने पहले ही लिखा दी है। क्लियर है? तो CV की वैल्यू f/2r, CP की वैल्यू f/2 + 1 × r, CP - CV, कैपिटल CV CP - CV = R होता है। इसे मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चों को ये रटा होता है CP - CV = R, लगे जा रहे हैं, वो चालाकी कर देता है, मोलर स्पेसिफिक हीट की जगह चुपके से लिख देता है कि मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला ये लिखना था R/mW, और यहीं तुमसे गलती होती, उसे मालूम है, तो वो ये वाला सवाल पूछता है। CP - CV = R ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, सवाल इससे पूछता है क्योंकि ये कम फेमस है। शब्दों का बस हेर फेर है, मोलर स्पेसिफिक की जगह मास स्पेसिफिक लिख दिया तो स्मॉल सीपी हो गया। तो स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी किसके बराबर होता है? R/मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर मोलर स्पेसिफिक है तो CP - CV डायरेक्टली R के बराबर। अब एक और डिफाइन करते हैं गामा, ठीक है, जिसे एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में गामा के बारे में डिस्कस पढ़ेंगे। अभी समझ लो गामा क्या होता है, CP/CV का रेशियो। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो 1 + 2/f होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में इसकी वैल्यू 1 + 2/f होती है, और वैसे CP/CV के बराबर होता है। आई होप यहां तक क्लियर, ये बातें क्लियर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। मतलब समझ लो CP/CV पूछ देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें दे रखा, मतलब मोनोटॉमिक दे देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पुट कर देना, डायटॉमिक पूछ देंगे तो 5 पुट कर देना। मोनोटॉमिक और डायटॉमिक के लिए ही पूछा जाता है। ये सारी चीज बता दी। कहां तुम्हें झिला सकता है CP - CV = R, ये तुम्हें याद रहता है, ये तुम याद नहीं करते हो, और वो शब्दों में खेल देगा। ध्यान से पढ़ना, अगर मोलर स्पेसिफिक की जगह मास स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मिक्सचर का। हालांकि पढ़ाया जाता है, सवाल आज तक नहीं आया, लेकिन फिर भी बता देता है। अगर मान लो कुछ खूब ढेर सारी गैसेस दे रखी है और उस मिक्सचर का तुमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या होता है? N1M1 + M2M, जो भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होंगे, N1M1 + N2M2 + M3 N3M3 + N4M4, जितने भी गैसेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास, जो भी उनका मॉलिक्यूलर वेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे। CV ऑफ मिक्सचर पूछा है तो N1CV1 + N2CV2 + N3CV3 अपॉन N1 + N2 + N3, जितने भी गैसेस दे रखे हैं डिवाइड कर दोगे तो CV मिक्सचर का CV आ जाएगा। मिक्सचर का CP पूछा है तो N1CP1 + N2CP2 + N3CP3 अपॉन N1 + N2 सारे फॉर्मूले देखो एक ही तरीके के, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं यार। देखो मास पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स को मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो, CV पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स को CV से मल्टीप्लाई कर रहे हो, CP पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स को CP से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फॉर्मूलों की शक्लें सेम है। लास्ट में पूछ सकता है गामा ऑफ मिक्सचर, तो N1CP1 + N2CP2 + N3CP3 अप टू इनफाइनाइट अपॉन N1CV1 + N2CP2 + N3CP3। तो ये फॉर्मूलेज हैं। मॉड्यूल्स में, किताबों में इस मिक्सचर पे सवाल आ जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं स्टैट्स में मैंने पिछले 35 साल नीट की हिस्ट्री, तब से मैंने नीट क्या मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन की पिछले 35 साल की हिस्ट्री के मैंने जितने भी सवाल है सबका मैंने डेटा चेक कर चुका है। जहां से सवाल आया है वो मैंने बता रखा है। अब लास्ट पार्ट आता है मीन फ्री पाथ। 2020 में 2 सवाल आए थे, इससे 2014 में आया था, तो काफी अच्छा स्कोप है इस छोटे से टॉपिक का, मीन फ्री पाथ का। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। भाई मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, टिक 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 टिक। मान लो यहां आके एक मॉलिक्यूल से टकराया, फिर जाके यहां पे टकराया, फिर बदल दिया। तो अगर रैंडम मोशन हो रहा है तो जो पाथ चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मॉलिक्यूल जाके किसी से कोलाइड कर रहा होगा तभी तो पाथ चेंज कर रहा होगा। तो 2 सक्सेसिव, यहां टकराया फिर यहां आके टकरा रहा है, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में क्या वो स्ट्रेट लाइन पाथ चला होगा? तो ये जो पाथ चला बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, इस पाथ लेंथ को मीन फ्री पाथ कहते हैं। एक बार टकराया और जब दूसरी बार टकरा रहा है उसके बीच का जो पाथ लेंथ है उसको मीन फ्री पाथ कहेंगे। मीन क्यों लगाया? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें मालूम है यहां पे अभी कोलाइड किया और हो सकता है दूसरी बार कोलाइड कर रहा है काफी दूर जाके, और यहां कोलाइड करके तीसरी बार जो कोलाइड कर रहा है तुरंत कर गया। तो जो फ्री पाथ होगा वो हर एक कोलिजन के लिए अलग होगा। तो तुम जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उसमें जो भी पाथ लेंथ आ रहा है सबका एवरेज निकाल लो, इसलिए मीन।
ये बात समझ में आ गई कि पूरा एक्सपेरिमेंटल होगा, ये कॉपी में तो औकात नहीं इतने रैंडम मोशन का, तुम निकाल लो। तो अपने पास सिर्फ एक फॉर्मूला बचता है इसका, 1/√2 टाइम्स पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन। वेरिएबल देखोगे स्मॉल डी ही है, स्मॉल डी क्या है, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया है। तो मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायामीटर के स्क्वायर के। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका मीन फ्री पाथ उतना ही छोटा होगा। लैम्डा एम इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स पाई इंटू डी स्क्वायर बाय एन। सवाल भी सिर्फ कंपैरिजन बेस्ड आए हैं कि एक छोटा मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल, बताओ किसका मीन फ्री पाथ का रेशियो क्या होगा इस तरीके से, या किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे डायरेक्टली फॉर्मूले में रिलेशन कैसा होता है यही पूछा गया है दोनों बार। क्लियर है? तो यही थी बच्चा पार्टी आज की कहानी। इसके बाद जो सवाल थे वो मैंने करा दिए, ग्राफ तो पूरा ही डिटेल में पढ़ा दिया, और मुझे लगता है कि तुमने इतने कम समय में ग्राफ को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ के तुम्हें शायद बहुत मजा आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपना प्यार शो करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के में और भी अच्छे माइंड मैप्स के साथ। बिल्कुल फोकस्ड ऐसा कंटेंट तुम्हें मिलने वाला है। तुम याद रखोगे जब अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे होगे फाइनल में, कितने क्विक ये नोट्स तुम्हारा, कितने जल्दी तुम्हें ये नोट्स रिवीजन करा देंगे। एक स्टैंडर्ड नोट्स अगर सारी चीजें वैसे करेंगे तो वो नॉर्मल तुम्हारे जो क्लास में अभी पढ़ रहे हो उन नोट्स के जैसा हो जाएगा। लेकिन ये सुंदर से जो नोट्स हैं ये तुम्हारा बहुत क्विक रिवीजन कराएंगे। देखो 4 पेज में पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म हो गए, सारे फॉर्मूले सारे थ्योरी आप अपने स्टैंडर्ड नोटबुक से मिला लीजिएगा, एक भी कंसेप्ट मिस नहीं है। 35 साल के पीवाईक्यू मिला लीजिएगा, कोई ऐसा पीवाईक्यू नहीं मिलेगा जो मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेज या कंसेप्ट लिख दिए उससे ना हो, हर एक चीज इंक्लूडेड है। साथ में मैपिंग भी दे रखी है कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के और कौन से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।